नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद से जुड़े मामले में शिमला जिला कोर्ट का आदेश आ गया है। वक्फ बोर्ड के वकील पीएस ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कोर्ट के आदेश की जानकारी दी। पीएस ठाकुर ने कहा कि जैसा कि मस्जिद कमेटी ने अंडरटेकिंग दी थी कि वह मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिलों को खुद तोड़ देंगे, उसके आदेश कोर्ट ने पास किए हैं कि इन तीनों मंजिलों को वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर खुद तोड़े। वकील ने आगे कहा कि बाकी बचे हुए हिस्से पर फैसला आने वाले समय में लिया जाएगा। कोर्ट में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने ऊपर की 3 मंजिलों को तोड़ने के लिए 2 महीनों का समय दिया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली एरिया में एक मस्जिद के अवैध हिस्से को लेकर सितंबर में काफ़ी तनाव पड़ गया था। उस समय मस्जिद समिति ने नगर निगम के कमिश्नर को पत्र सौंपकर कहा था कि वह मस्जिद के अतिरिक्त हिस्से को गिराने के लिए तैयार हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों पर हो रही वोटिंग समाप्त हो चुकी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 61% वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और एग्जिट पोल के नतीजों को देखते हुए कहा जा रहा है कि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन काफ़ी आगे है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स प्लस के एग्जिट पोल के नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। तो वहीं इंडिया टुडे सी वोटर और दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में भी इस गठबंधन को सबसे ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के परिणामों से यह लगता है कि कांग्रेस और एनसी का साथ आना उनके लिए फायदेमंद रहा है। बात करें एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स के नतीजों की तो इसमें भाजपा 27 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस और एनसी गठबंधन 42 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है, जो कि बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 4 सीटें कम है। वहीं पीडीपी को 7 और अन्य को 14 सीटें मिल सकती हैं। अब बात करें एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की तो इसमें भाजपा इन चुनावों में 24 से 34 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं। इसके साथ ही पीडीपी को 4 से 6, वहीं अन्य के खाते में इस एग्जिट पोल ने 8 से 23 सीटें जाने का अनुमान जताया है। इसके अलावा इंडिया टुडे सी वोटर के एग्जिट पोल में कांग्रेस और एनसी के गठबंधन को सबसे ज़्यादा सीटें दी गई हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 27 से 32, कांग्रेस और एनसी को 40 से 48, पीडीपी को 6 से 12 और अन्य को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं पीपल्स प्लस ने भाजपा को 23 से 27 सीटें, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 46 से 50, पीडीपी को 7 से 11 और अन्य को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। अब बात करें हरियाणा के एग्जिट पोल्स की तो आज ही राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर संपन्न हुए चुनाव में एग्जिट पोल में लगभग सभी एजेंसियां कांग्रेस की वापसी का दावा कर रही हैं। कांग्रेस को हरियाणा में 50 से 60 सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे, लेकिन एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एग्जिट पोल्स के अनुसार हरियाणा में 10 साल बाद बीजेपी सत्ता खो रही है, तो वहीं कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जिट पोल को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, वहीं इसके सही होने को लेकर कई तरह के विवाद भी होते रहे हैं। हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए अशोक तंवर ने कहा कि अब बदलाव की हवा चल पड़ी है। वो हवा कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएगी। हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे। आज हमें हरियाणा और यहाँ के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। आज सिर्फ कांग्रेस ही लोगों को भला कर सकती है। 36 बिरादरी मिलकर सरकार बनाती है। मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी किसी के हक पर डाका नहीं पड़ने देगी। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि वो 36 बिरादरी की सरकार बनाएंगे। इसलिए मैं लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील करूंगा। डासना शिव शक्ति धाम के प्रमुख यति नरसिम्हानंद के मोहम्मद साहब को लेकर दिए गए एक बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस बीच खबर है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यति नरसिम्हानंद के मामले को लेकर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद से मुलाकात की है। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने बताया कि आज एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से हमारे विधायकों, एमएलसी और मैंने
हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यति नरसिम्हानंद जो गाजियाबाद स्थित दासना मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में गलत और अपमानजनक टिप्पणी की है और यति नरसिम्हानंद पहले भी हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल जा चुके हैं। उनकी जमानत की एक शर्त यह भी है कि वह दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। ओवैसी ने कहा कि हमने हैदराबाद पुलिस से मांग की है कि यति नरसिम्हानंद की बेल को रद्द किया जाए। सिर्फ मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हमारी मांग पर कमिश्नर ने हैदराबाद साइबर पुलिस के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को यह आदेश दिया है कि साइबर सेल में इस मामले को दर्ज किया जाए। इसराइल और हिजबुल्लाह के मध्य जारी जंग के बीच 2 लाख से अधिक लोग लेबनान छोड़कर सीरिया चले गए हैं। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी की ओर से जारी एक अपडेट में कहा गया है कि जाने वाले लोगों में लेबनान के नागरिक और लेबनान में रह रहे सीरिया के नागरिक भी शामिल हैं। वहीं लेबनान सरकार के आंकड़ों में यह संख्या 3 लाख से अधिक बताई गई है। इसराइल और हिजबुल्लाह में जारी संघर्ष के बीच इसराइल ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि वह दक्षिणी लेबनान में अपने ज़मीनी अभियान को जारी रखे हुए है, जिसमें ज़मीन के ऊपर और नीचे चरमपंथियों के बुनियादी ढांचे पर रेड की जा रही है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने हिजबुल्लाह के हथियारों के गुप्त भंडार को नष्ट किया है और सीमा के पास अंडरग्राउंड लड़ाई में हिजबुल्लाह के आतंकियों की तरफ से प्रयोग में लाई जा रही टनल को भी नष्ट किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हालिया रेड में हिजबुल्लाह के दर्जनों लड़ाकों को मारने के लिए जमीनी सैनिकों और वायुसेना ने मिलकर काम किया। वहीं इससे पहले हिजबुल्लाह ने भी कहा था कि उसके लड़ाके अदाई से क्षेत्र में इजरायली सैनिकों के साथ लड़ रहे हैं। उत्तरी लेबनान के शहर त्रिपोली में हमास के सशस्त्र दल के एक नेता की मौत हो गई। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने हमास से जुड़ी मीडिया के हवाले से इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुए इजरायली हमले में सईद अतल्लाह की परिवार के 3 सदस्यों के साथ मौत हुई है। हालांकि इजरायली सेना ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेबनानी अखबार अन-नहार का कहना है कि मारे गए लोगों में सईद अतल्लाह की पत्नी और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं हमास ने अभी तक मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक सहयोगी चरमपंथी गुट फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने भी कहा है कि अतल्लाह की उनकी पत्नी और 2 बेटियों के साथ मौत हो गई। लोकलेखा समिति यानी PAC के सदस्य और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल पर केंद्र सरकार को बदनाम करने और देश की वित्तीय संरचना और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए गैर मौजूद मुद्दों को उठाने का आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को वेणुगोपाल के खिलाफ कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग करने, PAC के अधिकार क्षेत्र को दरकिनार करने और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए टूल किट के हिस्से के रूप में काम करने के लिए एक पत्र लिखा है। आपको बता दें कि ऐसी खबरें सामने आई हैं कि समिति सेबी की अध्यक्ष माधवी बुश को तलब कर सकती है, जिन पर अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा पेशेवर अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। निशिकांत दुबे ने 9 सितंबर को वेणुगोपाल के असंवैधानिक और तिरस्कारपूर्ण आचरण के खिलाफ बिरला को पत्र लिखा था। संयोग से PAC ने 4 अक्टूबर को माधवी बुश को 24 अक्टूबर को गवाही देने के लिए बुलाने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निशिकांत दुबे के कड़े शब्दों में लिखे गए पत्र से स्पष्ट संकेत मिलता है कि सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाला NDA जो समिति में बहुमत में है, नियामक को मुश्किल में डालने के लिए वेणुगोपाल के किसी भी कदम का विरोध कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। PM मोदी ने दिल्ली में 5,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़े जाने के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा कर 5,000 करोड़ से ज्यादा की कोकीन बरामद की है। अब इसी मुद्दे को उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं महाराष्ट्र के लोगों को कांग्रेस की एक और करतूत बताना चाहता हूं। आपने खबरों में देखा होगा कि अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपयों की ड्रग्स पकड़ी गई और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला।
पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। हमें इस खतरे से सावधान रहना और दूसरों को भी सावधान करना है। हमें साथ मिलकर यह लड़ाई जीतनी होगी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार तुषार गोयल 2022 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का आरटीआई सेल का चेयरमैन रहा है। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए आंदोलन की अगुवाई कर रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य सज्जाद हुसैन कारगिली ने शनिवार को कहा कि वे दिल्ली में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जगह नहीं मिली है। लद्दाख के एक अन्य नेता ने कहा कि वांगचुक और कारगिली के साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि वांगचुक ने शुक्रवार को कहा था कि वह और लद्दाख के अन्य प्रदर्शनकारी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने की उनकी मांग पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नवंबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए आज शनिवार को कहा कि 1.5 महीने में बेरोजगार हो जाने के बाद किसी भी गद्दार को पार्टी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि जून 2022 में शिवसेना का विभाजन हो गया था, जब एकनाथ शिंदे ने ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसके कारण महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। तब से ठाकरे और शिवसेना यूबीटी नियमित रूप से शिंदे और उनके बागियों के समूह को गद्दार कहते रहे हैं। अब इस बीच अपनी पार्टी द्वारा आयोजित एक नौकरी मेले को संबोधित करते हुए ठाकरे ने दावा किया कि राज्य के लोग विधानसभा चुनावों में भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को उसकी जगह दिखाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।